डिबेट्स में आपस में जब लोग चर्चा करते हैं पॉलिटिशियंस, तब इतना नहीं बात करते हैं, लेकिन जो टीवी देख रहे होते हैं सर, जो अखबार पढ़ रहे होते हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, जो बाकी हिंदुस्तान के लोग हैं, वो ये कहते हैं हल नहीं हो सकती ये समस्या। क्या नहीं हो सकता? ये समस्या हल नहीं हो सकती है। मुझे फारूक अब्दुल्ला बताएं, जिन्होंने कश्मीर को जिया है और इस परिवार को कश्मीर ने भी जिया है, सच बताइए, कश्मीर समस्या हल नहीं हो सकती? देखिए, पहले तो मैं आप सबको आदाब कहूं, उसके बाद ये कहूं कि दुनिया में कोई मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता। सिर्फ एक बात है कि यकीन होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। अगर उम्मीद ही मर गई तो फिर क्या फायदा? इसलिए यह मसला भी हल होगा। ऐसी कोई बात नहीं जो हल नहीं होगा। दुनिया के मसले हल होते हैं, यह भी मसला हल होगा। कब होगा? वो परवरदिगार जानता है, इंसान ये कह नहीं सकता, मगर होगा जरूर। पर कुव्वत तो इसके बगैर अमन नहीं आएगा, न हिंदुस्तान में न हमारे नेबर पाकिस्तान में। पर कुव्वत तो आप पॉलिटिशियंस को दी है ना, ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने। इतने सालों में जो कुव्वत आप में है, उससे भी ये मसला हल नहीं हुआ, तो कब होगा? देखिए, 70 साल हो गए हमारी आजादी। बिल्कुल, ये मैं मानता हूं, मगर कई चीजें मुल्क की हल हुई हैं। एक जमाना था कि बांग्लादेश से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, आज बहुत अच्छे हैं। एक जमाना था कि नेपाल से भी हम लोग जरा घुरे हुए थे, कुछ ठीक हो रहा है। कई नेबर्स के साथ हमारे मसले हैं, मालदीव्स के साथ मसला शुरू हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। श्रीलंका के साथ मसला था। पर कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना? कश्मीर से भी मसला है, ये मसला हल होगा। कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना उमर साहब? माफ कीजिएगा। देखिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पर वो उनके बाप का तो नहीं है। और देखिए, है उनके पास वो है, पर वो उनके बाप का तो नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसका है या नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, मगर मैं ये भी कहूंगा आपसे कि बेहतर है आप ये समझ जाएं कि हम उसे ले नहीं सकते। सर, वो हम उस गलतफहमी में मत रहें। हमारे मैप का हिस्सा हम उस गलतफहमी में मत रहें, और जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम उसको ले सकेंगे, मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं, न हम उनका हिस्सा ले सकते हैं, न वो हमारा हिस्सा ले सकते हैं। हमें सेटल करना पड़ेगा ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। जहां हम उनके अंदर हैं, हमें वापस आना पड़ेगा, और जहां वो हमारे अंदर हैं, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो सेटल कैसे होगा? कैसे? कैसे नहीं, बातचीत से होगा। बातचीत उससे जो आतंकवाद से, हमने 4 लड़ाइयां देख ली हैं। लास्ट लड़ाई थी करगिल की, लाइन वहीं पे खड़ी है। जो हिस्सा हमने कई दफा लिया भी था, वो वापस भी करना पड़ा। तो ये वक्त आएगा। मुझे याद है जबकि वाजपेयी जी पाकिस्तान गए और जाने से पहले मुझे मिले, बस में गए, मुझे नहीं ले गए, बिकॉज आई एम अ रेड हेयरिंग एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। तो जब गए, मुझे बुलाया, कहा फारूक मैं जा रहा हूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जाइए, बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, भाईचारा हो जाएगा। कहा क्या कहूं? मैंने कहा उनसे कहिए कि वो रख ले वो हिस्सा, हम ये रख लेते हैं, और बॉर्डर आसान बना लेते हैं, आना जाना आसान रहेगा, तिजारत रहेगी, बाकी चीज़ें रहेंगी, और ये जो 70 साल का दुख है, ये आहिस्ता आहिस्ता मिट जाएगा। गए, नवाज शरीफ साहब से मिले, वापस आके जब मुझसे मिले, कहा मैंने ये सजेशन रखी थी, मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आज ये मौका नहीं है इस बात को उठाने का। इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देयर इज अ चांस डेफिनेटली कि ये होगा। दोनों वतन जो हैं, मुझे याद आता है उनके ये अल्फाज आज भी मेरे दिल पे वो चिपके हुए हैं कि जब वो आए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास टीटवाल में, वहां पे जब उनने तकरीर की और हमारे माइक्स वो सुन रहे थे उसे पार, उनने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं मगर पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसियों के साथ या तो हम दोस्ताना में रहेंगे और दोनों तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में रहेंगे
और हमारी तरक्की जो है वो भी सुस्त हो जाएगी और उनकी तरक्की भी बहुत ही कम हो जाएगी। फारूक साहब, उस दोस्त का क्या करे जो हमेशा दुश्मन की तरह काम करता है? आप कहते हैं वहां बातचीत से मसला हल होगा, किससे बातचीत करे? हाफिज सईद से? वो बाजवा आप क्यों से? हाफिज सईद की बात करते हैं? वो क्या हाफिज बाजवा सईद से? वहां का कंट्रोलर है, सर, कमांडर इन चीफ दिल्ली है? मुस्लिम क्या लीग वो वहां बना का चुका प्राइम मिनिस्टर है, है या प्रेसिडेंट है? मैनिफेस्टो तैयार कर चुका है। क्या बोल रही हैं आप? उस रोग स्टेट से This is how कैसे you बात create कर सकते tragedies in the हैं? country. आप मुझे ये बताइए कि वहां से जब बार बार इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो बंद नहीं पाकिस्तान होगी, आपको वो टेररिस्ट बंद नहीं बोलता होगी, है, ये भी मेरे से लिख लीजिए आप। तो फिर आप कैसे वो मसला इन्फिल्ट्रेशन हल बंद नहीं करेंगे? होगी जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात नहीं करेगा। सर, बात कितनी दफा की है बताइए आप हुजूर, मुझे। जब ट्रंप जा सकता है नॉर्थ कोरिया के उस प्रेसिडेंट से बात करने, तो क्यों नहीं कर सकता? मेरा सवाल सुनिए, सब्र के साथ सवाल सुनिए। वाजपेयी जाते हैं, मिल के आते हैं और पीठ पर छुरा भोगता है पाकिस्तान, जख्म देता है करगिल का। क्या करेंगे? बार बार वो पीठ पर जख्म देता है। आप कितनी बार बातचीत करेंगे, कितनी बार उससे जख्म फिर क्या लेंगे? करेंगे? सबक सिखाएंगे। मुझे बताइए, सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। मारते जाइए, मारते जाएंगे। कौन रोकता है? जब तक सबक नहीं लेंगे तब तक मारते जाएंगे। कौन रोकता है? अगर उनको दोस्ती की भाषा समझ में नहीं आती है फारूक अब्दुल्ला साहब, तो हम बताएंगे दुश्मनी किसे करिए। क्यों नहीं करते? कौन रोकता है? आप उन्हें फारूक अब्दुल्ला तो आपको नहीं रोकता। फारूक अब्दुल्ला आपको रोकता नहीं है। को समझा तो सकता है। किसको? फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों को समझा तो सकता है। क्या बोल रही हैं आप? क्यों नहीं समझा सकते? क्या? क्यों नहीं समझा मुझे ये सकते बताइए। फारूक अब्दुल्ला साहब? वजीर आजम ने कहा था हमने दिल जीतने हैं, कहा था या नहीं कहा था 15 अगस्त को? बिल्कुल कहा था। तो दिल जीतने की बात कीजिए। तो कैसे दिल जीतते मुझे बताइए। वो आप देखिए, मुझे आप बताइए सोचिए। ना। 70 सालों में मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी और मुझे दर्शकों को यह आंकड़ा बताना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के एक आदमी पर सरकार ने पर पर्सन 4,000 रुपए 15 सालों में खर्च किया। जम्मू कश्मीर से बेइंतहा मोहब्बत देखिए आप हिंदुस्तान की और उसकी सरकार की, 90,000 रुपए पर पर्सन। क्या कहती है आप? 90,000 रुपए पर पर्सन खर्चा। किसका? आप कैसे और दिल जीतते हैं? प्लीज कम टू द ग्राउंड एंड सी फॉर योरसेल्फ। फारूक अब्दुल्ला साहब प्लीज। साहब, मैं आपको बताऊं, मैं सुनिए, मैं आपके एक ही चीज रखूंगा आपके सामने। मुझे ये बताइए ना, हमारे दिल पास कैसे जीतते? एक सड़क है, दूसरी सड़क नहीं है, जो जम्मू से श्रीनगर को मिलाती है। वाजपेयी जी ने शुरू किया था 4 लेन रोड, वाजपेयी जी से। आज तक देखिए वो कहां पहुंची है। एक दूसरा, जम्मू से रेल पहुंची थी श्रीनगर, कटरा तक पहुंची हुई है। 2007, 2011, 2015, आज 2018, कटरा से अभी वो बानिहाल नहीं पहुंचे। फारूक साहब, मेरे देश का जवान, आपके देश का जवान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाता है। वहां पत्थरबाज खड़े रहते हैं, उनकी गाड़ियों पर पत्थर मार रहे होते हैं। किन पे? बानिहाल पे किसी ने पत्थर नहीं मैं मारा। बनिहाल की सड़क नहीं, पे मैं किसी ने कश्मीर पत्थर की नहीं बात मारा। कर रही हूं। वो तो वादी में मार रहे मैं हैं। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाते हैं वो लोग। क्यों नहीं? पत्थरबाज वहां पर उन पर हमला आपने कभी ट्रैवल किया सर, मैं बानिहाल रही से? हूं। तो मैं लेट मी टेल यू कश्मीर वन में थिंग रही। प्लीज। आपने ट्रैवल किया बानिहाल से श्रीनगर तक? नहीं सर, मैंने वहां ट्रैवल नहीं तो फिर आप ट्रैवल कीजिए और देखिए किसने आपको पत्थर मारा। मैंने पत्थरबाजी तो देखी है ना सर। नहीं मार, वो नहीं मारते। मैं वहां पर नहीं कह रही हूँ। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती है? कौन कहता नहीं होती है? क्यों होती है? कौन कहता नहीं? कौन है ये लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? करते पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप कहते हैं तुम लोग एक रहो, देखिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए मैं आपको कहूं, इन पत्थरबाजों को फारूक अब्दुल्ला धमका क्यों नहीं सकता है? फारूक अब्दुल्ला के पास वो ताकत नहीं है। पहले तो थी। नहीं, मेरे पास वो ताकत। पहले तो थी मैं फारूक माफी साहब। मांगता हूं, मेरे पास वो ताकत नहीं है। पहले तो थी फारूक। मेरे पास वो ताकत नहीं है। खत्म मामला। चलिए आगे, आगे सवाल कीजिए। आगे अगर वोट से ताकत मिल गई तो? क्या आगे वोटों की ताकत फिर मिल गई तो? आगे क्या मिले? वोटों की ताकत सर, सियासत की ताकत, कुर्सी की ताकत। जम्मू कश्मीर के जी हाँ, मुखिया होंगे, जरूर। आपके बेटे हैं। वो ताकत भी आएगी। जब वो ताकत आएगी तब मुझे वो सवाल पूछिएगा। हम कौन सा कदम उठाएंगे वो तब सवाल पूछिएगा। अच्छा फारूक साहब, अब मैं इस पूरे के पूरे रूट को थोड़ा बदलती हूँ।
आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है इस लिहाज से कि जो मन में आता है वो बोलते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, जो सोचते हैं आप ये चाहते हैं कि उस बात को लोग समझें। तो लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते? 132 करोड़ आबादी हिंदुस्तान सबसे की पहली आपको बात मैं समझ आपसे क्यों नहीं कहूं, पाती? सुनिए, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूं, हमने जिस हिंदुस्तान से इलाक किया था वो कौन सा हिंदुस्तान था? हम 90% मुसलमान थे उस रियासत में। जब हिंदुस्तान से इलाक किया, गांधी के हिंदुस्तान से इलाक किया, नेहरू के हिंदुस्तान से इलाक किया, मौलाना आजाद के हिंदुस्तान से आजाद किया। क्यों किया? जबकि वहां से अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। हमने 2 नेशन थियरी रिजेक्ट की। हमने कहा मुसलमान और हिंदू अलग नहीं है, सब एक हैं। बौद्ध और हम लोग सब एक हैं। हम उस मुल्क के साथ नहीं जाना चाहते जहां सिर्फ एक ही रंग के और या एक ही मजहब के लोग रह सकते हैं। उस हिंदुस्तान के साथ तो आज हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो उस हिंदुस्तान से जब हमने इलाक किया था, आज मुझे उस हिंदुस्तान का डर लग रहा है। आज मुझे इस डर का लग रहा है कि आज हम लोगों को बांट रहे हैं। इलेक्शन की पॉलिसी में हम बांट रहे हैं। मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, सिख को अलग, क्रिश्चियन को अलग। ये वो हिंदुस्तान नहीं है। हमें उस हिंदुस्तान को बनाना पड़ेगा जो उन्होंने, जिनने आजादी की, उसमें कोई धर्म नहीं था। अंग्रेजों को निकालना था। किसी ने नहीं सोचा कि हम निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे। सब एक हुए, एकजुट नारा मारा। तो कौन बांट रहा है? आज हमारे मुल्क में खतरा लगता है। जब हम देखते हैं। किसका खतरा है? देखते हैं, हम देख रहे हैं। आप ब्लाइंड होंगे अगर आप नहीं देख रहे किस तरह मुल्क जा रहा है, किस तरह से वही जो अंग्रेज करते थे पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, उस डिवाइड एंड रूल को हमने अपने दिल से निकालना है। हमने हर धर्म को पहचानने की कोशिश करनी है। अगर मैं अपना ही धर्म नहीं समझ सकता, मैं आपके धर्म को कैसे समझूंगा? हमें धर्मों की लड़ाई नहीं बल्कि धर्मों को जोड़ने की बात करनी है। वो भी पहला कदम हमने करना है। अगर हमने इस वतन को बचाना है, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, उस अनेकता को जोड़ना है। उसका हमें डर है कि कहीं ये अनेकता जो है ये खत्म ना हो जाए। तो कश्मीरियों में ये फीलिंग क्यों नहीं आती है? और हमारी मुसीबत तो ये है कि जिस तरह से इस अनेकता का प्रोपेगेंडा आज किया जा रहा है, वो जवानों में एक मुसीबत खड़ी कर रहा है। हम सब के लिए, हम सियासी आदमी के लिए खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, वो सवाल करेंगे इस पर। जो आप बात कह रहे हैं मैंने उसको पूरे ध्यान से, मुझे ये बताइए, मैं कश्मीर में थी फारूक साहब। क्या है? मैं कश्मीर में गई थी जब लास्ट इलेक्शन हुए थे, और ये मैं अपना आपको वाकया बता रही हूँ। मैं वहां कुछ 2 महीने रही, श्रीनगर में रही, लद्दाख भी गई थी जब इलेक्शन हुए थे पिछले साल। पिछले साल इलेक्शन हुए थे सर? पिछले साल नहीं, पिछले जो इलेक्शन हुए थे फारूक साहब, तब मैं वहां गई थी कवर करने के लिए, जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनकर आई। जब मैं वहां गई, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूं, जितने लोगों में मैं रही, खासकर जब मैं श्रीनगर में थी, तो मैं जब अपनी मां को फोन करती थी तो मैं ये कहती थी, क्योंकि मैं वहां लोगों के साथ रह रहकर वो मेरे मुंह पर चढ़ गया था, हाँ मैं इंडिया आ जाऊंगी। अरे साहब, मैं तो इंडिया में हूं, मैं इंडिया कहां आ जाऊंगी? कश्मीर इंडिया को अलग क्यों देखता है सर? पढ़ा लिखा नौजवान भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, वो कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का क्यों नहीं मानता है? वाई? देखिए, क्या ये डिवाइड एंड रूल नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न है और रहेगा। ये बात याद रखिएगा, इसको कोई टोक नहीं सकता। तो कोई भी हो वो ये कहेगा कि नहीं है, वो है भारत का अंग और भारत का अंग रहेगा। मगर हमें भी ये सोचना है, अगर इनसे पूछेंगे कश्मीर जाओगे, पहले कहेंगे वहां स्थिति कैसी है, हालत कैसी है, हम जा सकते हैं या नहीं। अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा तो वो डर किस बात का है? क्या यमराज सिर्फ कश्मीर में बैठा हुआ है?
सर वहाँ तो यमराज तो हर जगह है। मौत जब आएगी, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूंगा, सब आप देखिए, हर एक आदमी से मैं बात तो कर नहीं सकता। अच्छा, एक सेकंड, एक एक करके प्लीज लेट्स मेंटेन द डेकोरम। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। बैठ जाइए, प्लीज रखे। वो आप सबके सवाल आपको वक्त मिलेगा सवाल करने का, बैठ जाइए। पूरे आप बैठना नहीं चाहते तो मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं। ओके, एक बार उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो मैं कहता हूँ, फारूक साहब जब भी मुझे टेलीफोन क्यों आता है? हम आए, मैं कहता हूँ क्यों नहीं। फारूक साहब आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? इतना गुस्सा क्यों आता है फारूक साहब को? फारूक अब्दुल्ला को गुस्सा आता है क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि जिस तरह से ये कहते हैं, ये समझते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है। किसने कहा नहीं है? सर पत्थरबाज, गुस्सा आएगा, पत्थरबाज, गुस्सा आता है। पत्थरबाज, वहाँ जनाजे जो आतंकवादियों के निकलते हैं, पत्थरबाज ने आपको तो पत्थर नहीं मारा। झंडे, आप तो वहाँ 2 महीने रही, किसी पत्थरबाज ने आपको पत्थर मारा? सर मेरे जवानों को पत्थर मारा है, मेरे देश के जवानों को पत्थर मारा है। उनकी माएं, उनकी बहनें पैन इंडिया वहां पर रोती बिलखती है। मैं उनके जनाजों को देखती हूँ, मेरे हाथ पांव कांपते हैं। मुझे लगता है मुझ पर पत्थर मारे जा रहे हैं। हम सबके हाथ पांव कांपते। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब, आप 10 मिनट के लिए उस गाड़ी में रह सकते हैं जिसमें वो जवान बैठा हुआ है और उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं? देखिए, अपने माँ, बहन, बेटी को छोड़कर वो आदमी दिन रात ऐसे आप लोगों की हिफाजत में खड़ा है और आप पत्थर मारेंगे? आज भी वहां लोग गए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब आप ये प्रोपेगेंडा करें, और जब अभी यात्रा, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अभी अमृत पिछली यात्रा हुई थी, अमरनाथ जी की यात्रा हुई थी। अमरनाथ जी की यात्रा हर साल होती है। इस दफा जब गए थे, प्रोपेगेंडा किया गया और यह कहा गया, खबरदार तुम यात्रा के लिए जा रहे हो, इन देशद्रोहियों के से कोई सामान नहीं खरीदना, खबरदार। अब लोगों में नहीं लगेगा ये क्या कह रहे हैं? इन बातों से दुख पैदा होता है, इसके बजाय कि हम लोग करीब आए और दूर चले जाते हैं, और फिर बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। महबूबा मुफ्ती तो कह रही थी वो बच्चे ही थोड़ी है, AK-47 हाथ में लेकर टॉफी खरीदने जाते हैं क्या? वो बच्चे हैं। मगर महबूबा मुफ्ती भी तो इनके पास रोने जाती थी जब इनका मारा जाता था। वो भूल गई आप? तो आप लोग ऐसा जाती क्यों थी ना, करते हैं कि सत्ता आज तो नहीं में जाती होते है, सबज लगा के जाती थी उनके पास, रोती थी उनके पास। फारूक अब्दुल्ला सारी फौज लेके नहीं जा सकता था, वो पहुंच जाती थी। क्या ये भूल गई आप? तो सवाल ये है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो अलग प्ले करते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं तब अलग प्ले करते हैं। ऐसी बात नहीं कि समस्या नहीं है, मैं नहीं कहता हूं समस्या नहीं है, मगर समस्या का भी सॉल्यूशन निकल सकता है। उस सॉल्यूशन की तरफ कोशिश की जा रही है। अभी इंटरलोक्यूटर गया हुआ है, बैठा है, बात कर रहा है सबसे। फारूक साहब, कभी तो आपको सपना आया होगा, कभी क्या? कभी तो कोई सपना आया होगा कि आपकी जन्नत वाकई जन्नत बन गई है, कोई आतंकवादी नहीं, कोई पत्थरबाज नहीं, कोई सेपरेटिस्ट नहीं। अल्लाह का शुक्र है मुझे सपने आते ही नहीं है, मैं आराम से सो जाता हूं। तो इसमें अल्लाह का शुक्र नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे सपने आते ही नहीं है, मैं आराम से सो जाता हूं। तो इसमें अल्लाह का शुक्र क्यों? ये तो बहुत खूबसूरत सपना है। ऐसे सपने आते हैं ना, काश ये सपना आपको आ गया होता तो हो सकता है आज मुझे सपने, आपको सपने आते होंगे, फारूक अब्दुल्ला को सपने नहीं आते। सर मैं इंसान हूं, मुझे सपने आते हैं। मैं जरा, मेरे ख्याल से अजीब इंसान। आप वाकई अजीब है, लेकिन बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल अजीब, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वाकई ऐसे भी अजीब इंसान जिंदगी में है। और बहुत टाइम से मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ 2015 के बाद से आपने गाया गुनगुनाया नहीं है। 2015 के बाद से ऐसी कोई तस्वीर आपकी नहीं आई जिसमें आपने गाया गुनगुनाया हो? मैं गाता भी हूँ, नाचता भी हूँ। मैं जिंदगी को समझता हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या ख्वाब जिया करते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। सवाल इस बात का है, जिंदगी का मेरा प्रिंसिपल है, जियो और जीने दो। वही एक चीज है जो हमें जिंदा रखेगी और आगे ले जाएगी। अब आपकी इजाजत तो मैं कुछ सवाल ले लूं? बिस्मिल्लाह। जी,
हमारे कश्मीरी पंडित। मेरा था। एक सेकंड सर, वहां वहां पीछे पीछे काक साहब। फारूक साहब, मेरा नाम कमल हाक है। अगर आप आगे तशरीफ लाएं, क्योंकि मैं 82 साल का हूं और मेरी जो कानून की हालत है वो आप समझते हैं कि मैं वो मशीन नहीं लगाई हुई है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी ऊंची आवाज में बोलने की। माफ करता हूं, ये टेलीफोन बजते रहते हैं जी। फारूक साहब, मेरा नाम कमल हाक है। और हट है हाक। आप कश्मीरी हैं? कश्मीरी पंडित हूं। मुबारक हो। थैंक यू। मेरे को ये सुन के बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि कश्मीर ने इखलाक करा था गांधी के इंडिया के साथ, नेहरू के इंडिया के साथ और अबुल कलाम आज़ाद के इंडिया के साथ। आपने ये भी कहा था कि वो इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे अनेकता में एकता थी, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की आपने कल्पना करी थी। लेकिन जब आपको अपनी टाइम पे ये बात वॉक द टॉक करने की जरूरत पड़ी, उस टाइम पे आपने 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को धर्म के इस पे धर्म की आड़ में कश्मीर से धकेलते हुए देखा। तो उस टाइम पे आपका ये अनेकता में एकता कहां रह गई थी? पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं वापस भी। जब 47 में पाकिस्तान के रेडर्स आए और पाकिस्तान के फौजी आए, उस वक्त कौन खड़ा रहा पंडितों के साथ? बताइए उस टाइम पे कौन? उस वक्त मुसलमान और पंडित दोनों लकड़ी की बंदूकें लेकर खड़े रहे और ये कहते रहे, खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। याद है फारूक साहब? वो भी था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। सर, मैं 47 में पैदा भी नहीं हुआ था। सुनिए, जब सुनिए 89, आप मेरा जवाब सुनिए। 89 में जब ये हुआ, शुरू हुआ, क्या हम लोग उसके साथ थे? क्या हम लोग थे जिन्होंने आपको निकाला? क्या कश्मीर में कश्मीरी जो था वो मुर्गा खुद हलाल नहीं करता था, वो भी ले जाना पड़ता था किसी कसाई के पास, क्योंकि वो खून नहीं देखना चाहता था। मगर एक तूफान आया, हमारे मेहरबान नेबर ने इस्तेमाल किया शेर कश्मीर के मरने के बाद कि किसी न किसी तरीके से एथनिक क्लिंजिंग करनी है कि हम कश्मीर को ले लेंगे। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, उस वक्त हम लोग खुद सहमे हुए थे। आप ही नहीं गए निकले वहां से मुसलमान भी और सिख भी निकले। बंदूक देखी नहीं थी। उसके बाद में आपने पावर संभाला, आपके बेटे ने पावर संभाला। मैंने संभाला, मैंने 96 में संभाला। आपके बेटे ने संभाला। हाँ। आप अगर उस टाइम पे मजबूर थे 89 में, जब आप दोबारा हुकूमत में आए, हाँ, आपकी कौन सी मजबूरी थी? मैं आपको बताऊं, ठहरिए, आपका जवाब देता हूं मैं। सुनिए पंडित जी, सुनिए जरा दिल थाम के। उस वक्त मैंने कोशिश की, हमने 50 बसें तैयार रखी। हमारे वजीर आजम थे गुजराल साहब। हमने तैयारी की कि पंडितों को वापस लाएंगे। और अगर आपको याद होगा, बडगाम में कांड हो गया, जो लोग वहीं रहते थे। अनंतनाग में, वहां जहां गांदरबल में कांड हुआ, हमें रोकना पड़ा, क्योंकि हमारा पड़ोसी उन लोगों को ट्रेन करके भेज रहा था जिनका मकसद था कि पंडित यहां नहीं बसे। मगर वो भी पंडित हैं आज जो वहां रह रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी, आज ही नहीं, हर वक्त हमारी कोशिश रहे कि आप वापस आएं। वो जितना ही मेरा वतन है उतना ही आपका वतन है। और ईमानदारी से आपसे कहता हूं, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, इंशाअल्लाह मैं आपको जरूर घर वापस लाऊंगा और इज्जत से वापस लाऊंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं।
जो सोल्जर्स हमारे इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी कश्मीर में पत्थरबाजों को सह रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे और कब करेंगे? हमारे जवानों के प्रोटेक्शन के लिए देखिए, फारूक अब्दुल्ला जवानों को क्या प्रोटेक्ट करेगा? जवान तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जवानों के ऊपर जो जवान तो मुझे प्रोटेक्ट, जो पत्थर देखिए ऐसे लोग हैं, कौन कहता है नहीं है? ऐसे लोग हैं तो वो जो कर रहे सोल्जर्स भी किसी हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं। सोल्जर्स देश कर रहा है उनका जो मुकाबला। हमारा सोल्जर है वो भी किसी का पिता है, किसी का बेटा है, वो भी इस देश के लिए इतना काम करने के बावजूद मगर उसे वो बाप को पत्थर मानता नहीं है, आज वो माँ को मानता नहीं है, वो लड़का नहीं मानता है, नहीं उसको नहीं मानता, वो निकल गया है उनके हाथ से। ये जवानों की बात नहीं कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट पत्थरबाज। He doesn't see his future. He does not see his future. So what can you That do? is the tragedy. अच्छा सर, ये बहुत We have to बहुत create his future. फारूक साहब, ये So that he बहुत doesn't use that. फारूक साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। इसमें इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उन बच्चों को जन्नत के सपने दिखाकर, कैलिफेट की बात करके। देखिए, मैं आपसे कहूं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है ऐसे लोग, मगर ये भी आप देखिए, आप पहली बार मान जम्मू रहे हैं में, ये सुनिए, बात। ये भी सुनिए आप, इस्लामिक जम्मू में एक रेडिकलाइजेशन को गुज्जर लेकर पहली बार लड़की कह रहे हैं 8 साल का रेप और मर्डर होता है, ये भी भूलिए मत, रेप और मर्डर होता है, और नेशनल फ्लैग लेके पुठुआ में लोग निकलते हैं जुलूस में कि जिन्होंने ये कांड किया उनको छोड़ दो, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा? जब 2 मंत्री जाते हैं वहां पे उनसे मिलने, क्या इसका इफेक्ट नहीं होगा मुसलमानों पे कि एक 8 साल की बच्ची, उसको रेप किया जाए, उसे मर्डर किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए? दिस इज व्हाट इफेक्ट्स अस, दिस इज वेयर वी लीडर्स फेल टू कन्विंस द अदर्स, दिस इज वेयर यू ऑल हैव टू जॉइन and fight against those forces, whether they are Islamic forces or Hindu forces, who want to divide people. Unless you fight, we will never win the battle. It is you all that have to be together to fight this battle. Don't think it can be won alone. जनाब, मैं सैयद यासिर जिलानी, मेरा सवाल आपसे है, अभी आप कह रहे थे कि आप भारत को बंटते हुए देख रहे हैं, अभी आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा है, भारत को बंटते हुए आप देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको वो एक लंबी रोड दिखाई नहीं देती, आप जब हुकूमत के बाहर आते हैं, जब आपके पास सत्ता नहीं होती है तो आप गुस्से में भी रहते हैं, और आपकी तरफ से जो बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करते हैं। अफसोस है मुझे इस नहीं, बात आपने का। अभी देखिए, आप अभी उन्हीं आपने से हैं, मुझे- उन्हीं लोगों में से हैं, सुनिए जी, आप उन्हीं लोगों में से हैं जो मुझे गलत देखते हैं। नहीं मुसलमान मुझे समझता है कि मैं हिंदू हूं और हिंदू मुझे समझता है कि मैं काफिर। अभी आपने जनाब कठुआ की बात करी, हाँ, मैं लेकिन जब अयूब पंडित शहीद होते हैं, जब गौहर भट्ट शहीद होता है, जो वहां के युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता होता है, तब आप कुछ नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? नहीं, आपका कोई बयान नहीं आया। मैं आपको फॉलो करता हूं। अगर आपका मीडिया, अगर हमारा मीडिया इसको नहीं बताता है तो फारूक अब्दुल्ला का कसूर उसमें नहीं है, कसूर मेरा नहीं है। अच्छा, तो मैं आज कभी चुप नहीं रहता हूं। तो आज बयान जहां भी दीजिए। गलती होगी फारूक अब्दुल्ला कहेगा उसके बारे में, और आपका यह गलत सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला एक बात यहां कहता है और एक बात कश्मीर में कहता है, गलत नहीं है, आपका गलत है ये सवाल। मैंने आपको हमेशा देखा है और सुना है, आपने नहीं बोला। हाँ, बोला नहीं। जरा इसको माइक दीजिए। आपने कहा था कि ये समझौता हो जाए, जो हिस्सा कश्मीर में हो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को दे दो, और जो हिस्सा हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान को दे दो। ये पाकिस्तान वाला हिस्सा पाकिस्तान को देने की आप ही बात कर रहे हो, या कभी पाकिस्तान ने भी कहा कि जो हिंदुस्तान में कश्मीर है वो हिंदुस्तान को बिना विवाद दे दिया जाए? ये पाकिस्तान से कभी बयान आया है? ठीक है सर, एक मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान पूछ लिया, मैं पूछती हूँ, आप बैठिए। वो ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि जो हिस्सा पाकिस्तान का है वो उनके पास रहे, जो कि हमारा है।
लेकिन क्या कभी पाकिस्तान ने ऐसा सोचा है? अब मैं पाकिस्तान तो गया नहीं हूं कि मैं अब उनसे पूछूं कि उन्होंने क्या सोचा है, और मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि खुदा जाने मैं वहां से वापस भी आऊंगा या नहीं आऊंगा। मैं भी किसी लाहौर के किले में मत बैठा हूंगा बंद होके। तो पाकिस्तान की पैरवी क्यों करते हैं फारूक अब्दुल्ला? पाकिस्तान को मैं जानता नहीं हूं पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, पाकिस्तान जो है वो पीओके लेकर रहेगा, आप उसकी पैरवी क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपसे कहूं, अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, फारूक अब्दुल्ला कौन रोकने वाला है, ले लीजिए। लेके तो रहेंगे। हमारे जनरल कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी ताकत ही आप नहीं दुआ कीजिए कि हम 2 जगहों पे लड़ सकते। आप परवरदिगार से दुआ कीजिए, आप परवरदिगार से दुआ कीजिए। किसकी क्या दुआ करें? आप परवरदिगार से दुआ कीजिए कि वो हिस्सा हम लेकर रहें। अरे यार, परवरदिगार मेरी सुन लेता तो ये अमन आता था आज तक। मेरे ख्याल से मेरा कांटेक्ट जरा इतना जबरदस्त नहीं है। तो एक भजन हो जाए, कांटेक्ट पैदा एक भजन हो जाए, कांटेक्ट करते हैं, करेंगे कोशिश। एक भजन के द्वारा करते हैं। और कहिए। भजन के द्वारा। देखिए, फारूक अब्दुल्ला भजन भी गाता है, कवालियां भी गाता है, तो दोनों गाते हैं, हर चीज गाता है, दोनों गाते हैं। मगर मैं आज कोई चीज नहीं गाऊंगा। बग्याऊ न आज। क्यों ऐसा फारूक साहब? मैं नहीं गाऊंगा, मैं गाऊंगा फारूक साहब, गाऊंगा नहीं, प्लीज। देखिए, खाना वो होता है जो मन से निकले, जिसके लिए एक एटमॉस्फेयर हो, एक एम्बियंस हो। ये एम्बियंस वो नहीं है। आप पैदा कर सकते हैं, आप पैदा कर सकते हैं। आप कहते हैं मोहब्बत लानी पड़ती है, देखिए, महसूस करनी पड़ती है, महसूस करनी पड़ती है। वैष्णव जन मैं वैष्णो देवी भी गया हूं। नहीं, वैष्णव मैं कहां नहीं गया। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरा खुदा जो है वो सिर्फ मस्जिद में बैठा है। मैं तो ये समझता हूं कि वो जो है वो हर जगह है। उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं, ये आपकी बात है। मैंने कभी धर्मों में फर्क नहीं समझा। मैंने ये देखा कि अगर आपका धर्म हिंदू है तो अगर जिसको आप भगवान कहते हैं, मैं उसको अल्लाह कहता हूं। वही है, वही मालिक है इस चांद का, इस सूरज का, इन दुनियाओं का। वही आपका मालिक है, वही मेरा मालिक है। तो फर्क क्या है? सर, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मंदिर में जाती हैं, भगवान की सामने पूजा करती हैं, तो उसी से तो हाथ मिलाती ना, उसी से तो आंख तारे मिलाते हैं। मैं मुसलमान हूं, मुझे दोस्त ले गया, उसको सरस्वती की मूर्ति चाहिए थी कई साल पहले, जयपुर ले गया, कहा तुम मेरे साथ चलो। मैं चला गया, एक एक दुकान देखते गए। 100 दुकानें थी, अब मुझे पता नहीं अब कितनी और हो गई होंगी। तो लेता गया, दिखाते गए। वो 8वीं दुकान पे जब मैं पहुंचा, मैंने कहा ये कहना नहीं, आगे चलो। 100 दुकानें हम चले। मैंने उससे हर जगह यही कहा। मैंने कहा नहीं, वो 8वीं दुकान। मुझे वो दोस्त पूछने लगा क्यों। मैंने कहा देखो, तुम जब इसके सामने खड़े होगे, ये तो मूर्ति है, पत्थर की है, मगर जब तुम अपनी आंख इनकी आंखों में डालोगे तो तुम अपनी तार उससे मिला रहे हो। और मुझे इस मूर्ति में वो शक्ति दिखती है कि जब तुम इससे आंख मिलाओगे, तुम्हारी उससे आंख मिल जाएगी। ये था मेरा भरोसा, अगर कि मैं हिंदू नहीं था। एक दफा डॉक्टर करण सिंह ने मुझे कहा, मैं नेपाल जा रहा था, उसने मुझे कहा फारूक, वहां पे एक मंदिर है जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं, तुम वहां जाना। जब मैं वहां गया, मेरे साथ कुछ अंग्रेज दोस्त भी थे। वहां पशुपतिनाथ जी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि हिंदुओं के सिवा कोई अंदर नहीं जा सकता। तो मुझे इन अंग्रेज दोस्तों ने पकड़ लिया, पीछे खींच लिया, कहा यू कांट गो इन। मैंने कहा नो, आई विल गो इन। कहा इट्स रिटन हियर, नोबडी एट हिंदू। मैंने कहा यू स्टे आउट, आई विल गो। मैंने पता क्या सोचा,
मैंने कहा अगर मुझे कोई पंडित अंदर पढ़ेगा, कहेगा तुम क्या हो, मैं कहूँगा जी मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, तो वो कहेगा कि कैसे हो, तुम्हारे पास वो सीक्रेट थ्रेड नहीं है? तो मैंने कहा जी मैं सुबह को नहा रहा था, मैंने गलती से वो लटका दिया, वहाँ पे भूल गया लगाना। कोई श्लोक बोलो। मैंने कहा मैं क्या करूं? अगर उसने कहा श्लोक बोलो, मैंने कहा मैं कहूंगा ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, और ये मूर्ति देख लूंगा। जब मैं अंदर गया, करण सिंह ने मुझसे कहा था ये मूर्ति जो है इंसान ने बनाई है, मशीन ने नहीं बनाई है। मगर चारों तरफ से तुम देखोगे इस मूर्ति में कोई फर्क नहीं देखोगे। ऐसे इसको चिजल किया है उस कारीगर ने कि कोई फर्क नहीं देखोगे। तो जब मैं गया तो मैंने इस मूर्ति को कई बार देखा और मैंने कोई फर्क नहीं देखा। पता नहीं आप में से कितने पशुपतिनाथ गए हैं, देखा आपने, वहां पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। मगर कमाल देखिए, वहां पशु ऐसे घूमते हैं, पेशाब भी है, बाकी चीजें भी उनकी हैं, पड़ी हुई हैं, बहुत गंदा है। तो मैंने भगवान की तरफ इस तरह किया, मैंने कहा भगवान, इंसान को तो तुमने अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी सबसे बड़ी जो जिंदगी पैदावार है वो इंसान है, बाकी सारे उसके नीचे हैं। और कमाल देख परवरदिगार, इनके लिए यह मंदिर खुला है पशुओं के लिए, मगर क्योंकि मैं मुसलमान हूं मेरे लिए खुला नहीं है। तब मुझे लगा कि हम इंसानों ने कितना फर्क अपने में पैदा किया है। अगर हमने ये फर्क नहीं पैदा किया होता, बल्कि आजादी से एक दूसरे को समझने की कोशिश की होती, तो हमें लगता कि हम में कोई फर्क नहीं है, हम सब एक हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैंने कई लोगों को चीरा है, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि उसका दिल यहां नहीं यहां है, या गुर्दे यहां नहीं तो यहां है। हर चीज उसने जो हमारे पैदा करने वाला है हर वही जगह रखी है। वो कोई भी हो, वो रूसी हो, वो अमेरिकन हो, वो खुदा को मानने वाला हो या न मानने वाला हो, काला हो, गोरा हो, सब्ज हो, जो हो, उसके बाद हम इंसानों ने आपस में फर्क पैदा किया। हमने ठेकेदारों ने, जो इसके धर्मों के ठेकेदार बन गए, उन्होंने हमें बांट दिया। ये अफसोस है मुझे। फारूक साहब, बहुत से लोग जो आज आपको भी यहाँ सुन रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि ये वो फारूक अब्दुल्ला तो नहीं है जो ऐसे बयान देते हैं। फारूक अब्दुल्ला अनेक है। ये फारूक अब्दुल्ला तो बड़े डिफरेंट है, क्या बात हो गई? हाँ फारूक साहब, तो आप मीडिया के सामने बस ऐसे ही बयान दे देते हैं, पर अंदर से फारूक अब्दुल्ला तो कहूं, फारूक अब्दुल्ला का दिल साफ है, फारूक अब्दुल्ला के दिल में खोट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे उसके सामने जाना है। जो आपके सामने बयान करता हूं वो यहां से करता हूं। मैं कोई चीज ऐसी नहीं कहूंगा जिसमें मैं खुद भरोसा नहीं करता। तो फिर तो फारूक साहब, जाते जाते आप पाकिस्तान की पैतरेबाजियों पर तो कह ही सकते हैं सच्चाई से कि वो है एक रोग स्टेट, बहुत बदमाश। देखिए, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं। क्यों नहीं? आप किसी से नहीं डरते हैं? देखिए, ये आप किसी से नहीं डरते हैं? दिस इज नॉट, ये शाइस्ता अल्फाज नहीं है। मुल्क में ऐसे लोग होंगे वहां जो हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के सब लोग हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर वो तो चाहते हैं कि दोस्ती हो, मगर है के दुश्मन है। देखिए, मैं आपसे कहूं ना, वहां सबसे बड़ी मुश्किल ये है, वहां रोग आर्मी है, लोग नहीं है, रोग आर्मी है। और ये आर्मी जो है ये है जिम्मेवार हमारी मुसीबतों की। ईमानदारी से आपके सामने कहता हूं, अगर कल मेरा शिकार भी वही करेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी के लिए आप कह रहे हैं ना? है पाकिस्तान की आर्मी। हिंदुस्तान चाहता था कि डेमोक्रेटिक मुल्क जो है वो स्ट्रांग हो, डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्ट्रांग हो, मगर वो अभी तक हो नहीं है। वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्ट्रांग नहीं हुई। वो जब स्ट्रांग होंगी, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे।
वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए और अपने दोस्तों को इस्तेमाल करना चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस मजबूत हो सके। ठीक है सर, जल्दी से एक सवाल। कपूर दिस साइड, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा आपसे सवाल ये था कि एंटी नेशनलिज्म इन इंडिया और पाकिस्तान, विच इज अ ग्रेटर थ्रेट अकॉर्डिंग टू यू टू इंडिया, एंड इफ एंटी नेशनलिज्म इज अ बिगर थ्रेट। नो, प्लीज बी लाउड, प्लीज बी लाउड। ओके, my question was that is anti-nationalism in India a bigger threat or Pakistan? पाकिस्तान बड़ा थ्रेट है या एंटी नेशनलिज्म? देखिए, both are threats. Anti-nationalism is also a threat. That also divides country. That also affects our nation. Pakistan is also a threat because it is using its methods to see that Indian democracy suffers. So both are threats. And we have to meet both threats. I think the biggest threat is our internal threat. No country can damage us. Whether it's America, whether it's Russia, whether it's China, as much as we can damage ourselves. It is we must think that we have to save our nation, not depend on other nations to save us. मैम, 40 वर्ष तक आप सत्ता में रहे हैं, आपके पिताजी और आपके पुत्र लगभग 40 वर्ष तक कश्मीर पे राज किया है। मैं तो ये बोलूंगी क्योंकि कुछ बदलाव तो आया नहीं। अगर दिल से और सच्चे एफर्ट्स होते तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता, और कहीं ना कहीं जो आपका अभी जुनून दिखता है, अभी पैशन दिखता है वर्बल, अगर वो सच में ऑन ग्राउंड उतरा होता तो काफी चीजें बदल जाती मुझे लगता है, और बदलनी चाहिए थी, जो कि जरूरी था हमारे देश के लिए। और एक चीज और, अभी आपने बोला कि बदमाश नहीं है पाकिस्तान, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे खुले शब्दों का, जब आप मीडिया से बात करते हैं तो आप उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, पर पाकिस्तान के लिए बड़ा प्यार उमड़ता है आपके मन में, इतनी मोहब्बत? पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैं कभी कभी तेज हो जाता हूं, वो इंसान की फितरत है और मेरी फितरत है, कभी कभी मैं जरा तेज हो जाता हूं, उसके लिए माफी मांगता हूं। सर, अब जाते जाते आपको गुनगुनाना पड़ेगा। देखिए, अब अच्छा माहौल हो गया है, अब माहौल अच्छा हो गया, आप जाते जाते गुनगुना दीजिए। नहीं, ये मेरे साथ है, हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर गुनगुना, ये भारतीय उतना मैं भी भारतीय, बिल्कुल है, फर्क नहीं है। सो आर यू गोइंग टू सिंग फॉर अस? What did you want to say? You see, that is women's power. Okay, all Women right. you should listen to. सर मैं Tell him that you should sing. सर मैं माया सिंह, बस छोटी सी बात करना चाहूंगी। मैंने 2 बार कश्मीर यात्रा करी। बोलिए, जरूर बोलिए। आपके बेटे जब वहां पर शासन कर रहे थे, मैंने 2 बार याद करी, बहुत खूबसूरत माहौल था, बहुत अच्छी थी। चूंकि अभी आपने एक बात बोली कि आप हमें सत्ता दीजिए, पावर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, तो आप चाहते हैं कि कश्मीर में अमन और शांति तभी हो जब आप सत्ता में, पावर में हो, वरना ना हो तो मतलब जो इस तरह के दंगे उपद्रव हो रहे हैं उसके पीछे किसी की व्यक्ति विशेष की मंशा होती है या कोई विशेष कारण होते हैं कि वहां शांति नहीं होती जब आपकी सत्ता नहीं होती? देखिए, कोई भी नहीं होगा जो शांति नहीं चाहेगा। दुश्मन से दुश्मन भी जो चाहेगा शांति होनी चाहिए। शांति में ही तरक्की हो सकती है, शांति नहीं होगी तो कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए हम शांति चाहते हैं, दिल से शांति चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि शांति आएगी। हम सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, हम शांति चाहते हैं, न सिर्फ अपने प्रांत में बल्कि हर प्रांत में हिंदुस्तान के। हम समझते हैं शांति हमें आगे ले जाएगी और शांति से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बगैर हम बढ़ नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे लगता है इससे बेहतर नोट नहीं हो सकता है इस प्रोग्राम को और इस सेशन को। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि विमेन का पावर हो, बिल्कुल चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने, मैं जब हुकूमत में था, 50% हमने रिजर्वेशन औरतों के लिए रखी। इसलिए रखी कि हमारे यहाँ अभी भी वो लोग हैं जो मर्द डॉक्टर को अपना आप नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हमने वो रिजर्वेशन रखी। मगर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ वो ऐसे भी लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए इसके खिलाफ, मगर मैं मुबारक करता हूं सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कि उन्होंने उनको स्ट्रक डाउन किया और कहा ज़रूरी है। और आज हमारी लड़कियां 50% होने से न सिर्फ हर जगह हैं बल्कि मुल्क के बाहर भी वो ट्रेनिंग्स कर रही हैं, वापस जब आएंगी बहुत ज़्यादा करेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विमेंस बिल है, अल्लाह करे कि वो पास हो और आप लोगों को वो अथॉरिटी मिले
क्योंकि आज मैं समझता हूं, बेहद आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी 3 बेटियों का बाप हूं। मैं समझता हूं कि जब तक औरत अपने पांव पे खड़ी नहीं होगी और जब तक उससे खावन से हर वक्त मांगना पड़ेगा, आज मुझे 10 रुपए तेल के लिए दो, आज 20 रुपए मुझे उसके लिए दो, तो खावन फिर एक दिन ऐसा कहता है जहन्नम में जाए तेरा 20-20 रुपए। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब कोई भी औरत खावंद के सामने हाथ नहीं फैलाए, बल्कि मर्द उसके सामने हाथ फैलाए कि मुझे 10 रुपए दे। आई एम वन ऑफ दोज, बिकॉज आई हैव सीन द सफरिंग ऑफ women and I share their suffering. And I hope that India will bring that bill and that bill will pass. मगर मर्दों पे जरा रहम करना। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बहुत ही शानदार सेशन था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंद अल्फाज भजन के सुना देता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सर। मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, किस गली गयो मोरे राम, किस गली गयो मोरे राम, मोरांगन मोरांगन सुना सुना, किस गली गयो मोरे राम, मोरे श्याम, किस गली गयो मोरे राम। सखी सखी ढूंढो ढूंढो मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कि मैं मुसलमान हूं, पता नहीं मुझे राम से क्यों इतना लगाव है। मुझे याद आता है जब बनवास गए तो एक झील पार करनी थी, तो वहां पे जो नाव चलाने वाला था, तो जब वहां उसके पास पहुंचे तो उनने उससे कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कहना भगवान, जब मुझे वो पुल पार करना होगा जन्नत का, तो मेरा हाथ थाम लीजिएगा। अरे भाई लोगों, काहे को फर्क करते हो इंसान और इंसान में? काहे को? बहुत हो गया, बहुत लड़ी है हमने 70 साल। अब तो एक बनने की कोशिश करो, अब तो एक दिल मिलाने की कोशिश करो। नफरतें छोड़ दो, भुला दो, दफन कर दो। अगर ये देश बनाना है तो नफरतें दफन करो, तब ये देश बनेगा और ये सचमुच तारों से क्या चांद से भी ऊपर जाएगा। उस देश के लिए कोशिश करो। भगवान तुम्हें हिम्मत दे और मुझे भी अल्लाह हिम्मत दे कि हम उस देश को देख सकें। जय हिंद। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप इमोशनल भी होते हैं।